हेलो दोस्तों, हमारा चैनल स्टडी विथ एमएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा क्लास होने वाला है रीजनिंग पार्ट 10, जिसमें हम उन्हीं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, यह प्रश्न हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने का आसान तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे नंबर क्या है, पास पास में है, और जब भी नंबर पास में होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस निकालते हैं। तो चलिए पहले इसका हम डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर निकलता है या नहीं। देखिए, जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा यहाँ निकल कर आ जाएगा 2.5, और यहाँ पर जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 4, और यहाँ पर जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 7, और यहाँ जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 13। देखिए, हम जब डिफरेंस निकालें तो हमें यहाँ पर कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तब हम आगे क्या कर सकते हैं, इसमें कोई और दूसरा तरीका लगाकर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें और दूसरा तरीका क्या हमारा लग सकता है, जब हम इसे देखेंगे, जब हम इसे इस प्रश्न को जब देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो हमारा नंबर दिया हुआ है कहीं ना कहीं यह डबल दिया गया है, और इसी तरह से यह जब अगला नंबर इसमें दिया गया है यह भी कहीं ना कहीं डबल किया हुआ है। तो देखिए, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे नंबर डबल के आसपास दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर को डबल पहले करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें माइनस करना है या उसमें प्लस करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर को डबल कर लेते हैं। देखिए, जब हम यहाँ 3.5 को जब हम डबल करेंगे तो 3.5 को जब हम 2 गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 3.5 को जब हम डबल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लाना है, हमें यहाँ पर 6 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम -1 कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 6 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, हमें 6 से यहाँ पर 10 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 को भी हम डबल कर देंगे। 6 को जब हम 2 गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ 10 बनाना है, तब हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें हम -2 करेंगे। देखिए, हम पहले -1 किए थे, यहाँ पर हम -2 किए हैं। आगे भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसे भी डबल कर देंगे। जब हम 10 का डबल करेंगे तो 10 का डबल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें 17 लाना है। तो हम 17 कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर हम -3 कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसे डबल कर लेंगे। जब हम इसे 2 गुना करेंगे तो हमारा 17 दूनी क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा 17 दूनी निकल कर आ जाएगा 34। देखिए, हमारा यहाँ पर 17 दूनी क्या निकल कर आ जाएगा, 34। लेकिन हमें तो यहाँ पर 30 लाना है, तो हम 30 कैसे ला सकते हैं, हम 17 दूनी 34 तो हमारा यहाँ निकल कर आ गया। 17 को जब 2 से गुना किए तो 17 दूनी 34 हमारा निकल कर आ गया। लेकिन हमें यहाँ 30 लाना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -4 कर सकते हैं। जब -4 करेंगे तो हमारा 30 निकल कर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम क्या किए हैं, गुना 2 किए और -4 किए हैं। अब देखिए, अब आगे आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लॉजिक को पकड़ पा रहे होंगे। यहाँ पर पहले क्या किया हुआ है, गुना 2 -1 किया हुआ है। दूसरे नंबर में गुना 2 -2 किया है। तीसरे में क्या हुआ है, गुना 2 -3 किया हुआ। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, गुना 2 -4 किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर गुना 2 से करके और नंबर को घटाया गया है, एक एक बढ़ाकर नंबर को घटा दिया गया है। आगे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा 30 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, 30 को भी हम 2 से गुना करेंगे। जब 30 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा 60। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा 4 घटाया हुआ था, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, हम इसमें 5 घटाएंगे। क्योंकि एक एक नंबर बढ़ा करके घटाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर में 5 को घटाएंगे। जब 60 में जब हम 5 घटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 55। यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 55, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 55। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरण को सही कीजिए। देखिए, यह समीकरण हमारा गलत दिया गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किसी भी तरह से हमारा यहाँ पर 5 नहीं आने वाला है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, यह जो हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा कर देखेंगे। देखिए, इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए पहले प्लस है और माइनस है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस और प्लस को आपस में चेंज करके हम देखेंगे कि हमारा 5 आता है या नहीं।
लेकिन उससे पहले हम आपको एक सिंपल सा तरीका इस तरह के प्रश्नों को करने का बता देते हैं। जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक एक करके चेक तो करना है, लेकिन आपको पहले नंबर से चेक नहीं करना है। यानी कि हमें ऑप्शन ए और बी और सी हमें चेक नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पीछे से चेक करना है। पीछे से क्यों चेक करना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप जो चेक कीजिएगा आप पहले नंबर से चेक करना चालू कीजिएगा, और जब आप पहले नंबर से चेक करना चालू कीजिएगा, आपको बाद में पता चलेगा कि हमारा तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपका क्या होगा, इसमें आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, आप लास्ट से चेक करना चालू कीजिएगा, जिससे आपका उत्तर तुरंत निकल कर आ जाए। देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट से चेक करना चालू करेंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है माइनस और यहाँ दिया गया है भागा। इसे हम क्या करेंगे, आपस में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न में ही बोला जा रहा है आपस में बदल कर हमें उस समीकरण को सही करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के जगह में भागा लिखेंगे और भागा के जगह में हम माइनस लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा भागा दिया हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस देकर हम इसे सॉल्व करेंगे, और जहाँ पर माइनस दिया हो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। देखिए अब हम इसे लिख लेते हैं, जिससे हमारा प्रश्न सॉल्व करने में परेशानी ना हो। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 9 करेंगे, और यहाँ हमारा गुना 3 दिया हो तो गुना 3 कर देंगे, और माइनस के जगह हम क्या करेंगे, हम भागा लगाएंगे और यहाँ 74 लिखेंगे, और प्लस में हमारा 2 दिया हुआ है और इक्वल टू हमें 5 निकालना है। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 माइनस 9 गुना 3, और यहाँ पर भागा है तो भागा को हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 74 लिख सकते हैं, और यहाँ हमारा +2 इक्वल टू 5 दिया हो तो हम इसे लिख लेंगे। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा किसी भी तरह से यह सॉल्व नहीं होगा, यह हमारा पॉइंट में आ जाएगा, जबकि हमारा यहाँ पूरा पूरा नंबर दिया हुआ है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इसे हम सॉल्व करने पर, यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर हमारा किसी भी तरह से 5 नहीं आने वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला ऑप्शन को चेक करेंगे, हम पीछे से चेक करते हुए चलेंगे। अब हम सी नंबर ऑप्शन को चेक करके देखेंगे। देखिए जब हम सी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा। देखिए हम उसे चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए हम उसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हमें क्या करना है, भागा करना है, और जहाँ पर भागा है वहाँ पर हमें प्लस करना है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा भागा दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, और जहाँ पर प्लस दिया हुआ वहाँ पर हमें भागा करना है। देखिए अब हम इसे लिखकर और इसे सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पर 15 दिया हुआ है, और 15 के बाद हमें यहाँ प्लस करना है, और यहाँ पर 9 करना है, उसके बाद गुना, उसके बाद 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, उसके बाद 74 दिया हुआ है, और यहाँ हमें प्लस के जगह भागा करना है, तो यहाँ पर हम भागा कर लेंगे, और इक्वल टू में हमें यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ और इक्वल टू में हमें 5 निकालना है। हमको देखना है कि यहाँ पर 5 निकल कर आता है या नहीं। देखिए जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा। देखिए जब हम 74 को 2 से भागा दे देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 37 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए हमें इसे आगे सोल्व करना है। देखिए इसे हमेशा बोर्ड मास के रूल से ही हमें सॉल्व करना है। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 लिखेंगे प्लस 9 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे गुना कर लेंगे, तो 9 दिया हमारा क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस दिया हुआ तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे, और इसे जब हम सॉल्व किए तो हमारा यहाँ निकल कर आया था 37। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 37 को माइनस कर देंगे। जब हम इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 को हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 1 और 2 हमारा 3 हो जाएगा, और 3 और 1 हाथ में बचा हुआ था हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा -37 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -37 कर देंगे। जब -37 हम 42 में करेंगे तो हमारे क्या निकल कर आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, और यही हमें निकालना था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको क्या करना है, पीछे से चेक करते हुए चलना है, जिससे आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए और आपका समय बच सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कितने खिलाड़ी यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। देखिए यह हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है,
हमें यहाँ पर बताना है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। देखिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है। हमें यहाँ पर क्या खेलने को नहीं बोला जा रहा। देखिए कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते, उसे पहले हम हटा देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाला का देखिए डायग्राम हमारा यह है, इसे हम क्या करेंगे, इसे पहले हटा देंगे। अब देखिए हमारा क्या बच गया, हमारा हॉकी खेलने वाला बच गया और फुटबॉल खेलने वाला बच गया। यहाँ पर देखिए 13 दिया हुआ है, 13 जो है हमारा सिर्फ हॉकी खेलने वाला है। और यहाँ पर जो हमारा, यहाँ देखिए यहाँ पर जो 13 है यह हमारा फुटबॉल खेलने वाला है और यह जो हमारा 12 है यह सिर्फ हॉकी खेलने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इस तरह का डायग्राम बन रहा है और यहाँ पर आपको 15 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाला हमारा कितना खिलाड़ी है, हमारा हो जाएगा 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट तो नहीं खेलते हैं लेकिन फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 15। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, यह हमारा कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। यहाँ बोला जा रहा है कुछ लीची आम है, कुछ आम खेत है। देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसका आसान तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, जो बोला जा रहा है उसका हम पहले वेन डायग्राम बना लेंगे। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ लीची आम है। देखिए कुछ लीची आम है, देखिए यह हमारा लीची का डायग्राम हो गया, यह हमारा आम का डायग्राम हो गया। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ लीची आम है, देखिए यह कुछ कुछ को बताता है। यह हमारा कुछ लीची आम है और कुछ आम लीची है। यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना दिए। अब आगे क्या बोला जा रहा है, कुछ आम खेत है। देखिए कुछ आम को खेत बोला जा रहा है, यानी कि हम आम का कुछ हिस्सा खेत में ले लेंगे। देखिए यह हमारा खेत का डायग्राम बन गया और देखिए यह हमारा कुछ हिस्सा खेत में आ गया और कुछ हिस्सा आम में आ गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, कुछ खेत लीची है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ खेत लीची है। क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कि कुछ खेत लीची हो सकता है? देखिए लीची कहाँ है और खेत कहाँ है, इसमें कोई भी संबंध हमें नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा निष्कर्ष पहला बताया जा रहा है यह बिल्कुल ही गलत है। यह पहला निष्कर्ष इसका नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ आम तो खेत है लेकिन कुछ लीची खेत नहीं है। यहाँ पर हमें डायग्राम से पता चल रहा है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, कुछ खेत आम है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में भी बोला जा रहा था कुछ आम खेत है। जब कुछ आम खेत है तो कुछ खेत आम भी तो हो सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ आम खेत है और कुछ खेत आम है। यहाँ पर हम देख सक रहे हैं, यहाँ पर जो बोला जा रहा है निष्कर्ष में कुछ खेत आम है, तो यह बिल्कुल सही बोला जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 2 इसका निष्कर्ष सही बताया जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 ही निष्कर्ष इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 मित्र ए बी सी डी और एफ एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी और सी के बीच में बैठे हैं, डी के ठीक दाएं सी बैठा है, बी एफ और ए के बीच में बैठा है, तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है यह हमें बताना है। देखिए यह प्रश्न हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इससे आसान तरीका से कैसे सॉल्व कर पाते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो हमारा प्रश्न में बोला जा रहा है उस तरह का पहले हम इसे डायग्राम बना लेंगे। देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है 6 मित्र ए बी सी डी और एफ एक गोल मेज। हम पहले क्या करेंगे, एक गोल मेज को बना लेंगे और गोल मेज में क्या है 6 मित्र बैठा हुआ है। हम क्या करेंगे 6 मित्र को भी बना लेंगे। यह हम 6 मित्र को बना लिए। अब यह गोल मेज में बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका मुंह केंद्र की ओर होगा। केंद्र की ओर होगा मतलब इसका मुंह अंदर की दिशा में इसका मुख होगा। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, ए जो बैठा है वह बी और सी के बीच में बैठा है। देखिए हम यहाँ पर ए को बैठा देते हैं और ए कहाँ बैठा हुआ है, बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बी को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सी को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
नहीं क्लियर किया गया है कि बी कहाँ बैठा है और सी कहाँ बैठा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि ए जो बैठा हुआ है बी और सी के बीच में बैठा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी को भी लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ बी बनेगा या सी बैठेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता नहीं है यहाँ पर सी बैठने वाला है या बी बैठने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को बैठा देंगे। जब हमें बाद में पता चलेगा तो एक को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर एक को बैठा देंगे। देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है, डी के ठीक दाएं सी बैठा है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डी के ठीक दाएं सी बैठा है। देखिए डी के ठीक दाएं सी बैठा बोला जा रहा है। अगर डी के ठीक दाएं अगर सी बैठा है तो डी किधर बैठा होगा, डी इधर बैठा होगा, तभी तो जाकर के सी यहाँ पर बैठ सकता है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है। यहाँ पर अगर सी बैठा है तो यहाँ पर कौन बैठा होगा, यहाँ पर बी बैठा होगा। यहाँ से हम सी को हटा देते हैं और यहाँ से हम बी को हटा देते हैं। अब हमें क्या पता चल गया, ए जो बैठा हुआ बी और सी के बीच में बैठा हुआ और डी के दाएं सी बैठा हुआ है, यह हमें पता चल गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, बी एफ और ए के बीच में बैठा हुआ है। यह जो बी बैठा हुआ है एफ और ए के बीच में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर ए तो दिया हुआ है और किसके बीच में बैठा हुआ है, एफ के बीच में बैठा हुआ है। तो एफ कहाँ बैठा हुआ होगा, एफ यहाँ पर बैठा हुआ होगा। अब देखिए आपका कौन बच गया, आपका ई बच गया। देखिए अब जो बच गया उसे हम यहाँ पर बैठा देते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, हमें बताना है कि एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है। देखिए यह रहा हमारा एफ और एफ के दाहिना साइड में कौन बैठा है, देखिए एफ के दाहिने साइड में हमारा ई बैठा हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा निकल कर, हमारा ई। एफ के ठीक दाएं ई बैठा हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा और जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे आसान तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल स्टडी विथ एमएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।